आज ये बापू सभागार को जो सजाया गया है, आज जो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये उन लोगों के लिए किया गया है जिन्होंने पिछले 4-5 साल में कठिन मेहनत किया, कठिन परिश्रम किया, एक विश्वास किया अपने अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, शेप्स ऑफ बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर, और विश्वास किया अपने डाउनलाइन के ऊपर, भरोसा किया अपने आप पर, और चलते चले गए, मेहनत करते चले गए। और वो दिन आ गया, वो दिन आ गया कि उनके सपने पूरे होने लगे। अगर मैं यहां से बात करूं, जिनको सबसे पहले जिनके बारे में बताना चाहता हूं, वो कोई और नहीं, वो मेरी फैमिली से हैं। मेरे लिए भी बड़ा आज का दिन मेरे लिए कि बहुत बड़ा एक टेस्ट है कि आज मैं एक ऐसी लेडी को आपके सामने बुलाऊंगा, एक ऐसी लेडी को इनवाइट करने जा रहा हूं जो मेरे परिवार की अपनी सगी सिस्टर है, बड़ी बहन है। हमने सारे स्ट्रगल, सारी चुनौतियों का सामना साथ मिलकर किया है। और दोस्त, जो चैलेंज लेने के लिए खड़ा रहता है, जो हर समस्याओं से लड़ने को तैयार रहता है, ऊपर वाला भी उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आज दिन उनका है। एक लेडी जो एक मिडिल क्लास फार्मर फैमिली के अंदर जिनका जन्म हुआ, एक छोटे से गांव, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव कैथवलिया। और अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं तो गांव के प्राइमरी स्कूल से धीरे धीरे उनका एजुकेशन हुआ। 10th क्लास पास आउट करने के बाद मिडिल क्लास फैमिली की जैसी कहानी होती है, 10th क्लास पास आउट होने के बाद आगे पढ़ने का रास्ता गांव में बंद हो गया। चूंकि उस समय उस तरीके से हम लोग भी छोटे छोटे थे, हमें भी इतनी समझ नहीं थी, और पिताजी की जितनी क्षमता थी उन्होंने अपने क्षमता के मुताबिक उनको पढ़ाया लिखाया। और बाद में जब शादी हो गई और उसके बाद लगातार चैलेंजेस आने शुरू हो गए, कष्ट ही कष्ट जिंदगी में। शादी के बाद लगभग 1.5 साल 2 साल के बाद एक हादसा हुआ और उनके हस्बैंड का देहांत हो गया, वो नहीं रहे दुनिया में। और जब हस्बैंड का देहांत हुआ तो उस समय वो प्रेग्नेंट थी। अब सोचिए कि ऊपर वाले ने बहुत कठिन परीक्षा ली। देहांत के बाद, पति के देहांत के बाद एक बच्चा जन्म लेता है, एक बेटा पैदा होता है, और फिर से वही संघर्ष शुरू हो गया। क्योंकि देहांत के बाद आप सोच सकते हैं कि उसके बाद जो टेंशन था, जो परेशानियां थी, जो एक उलझने दिमाग में चलनी शुरू हो गई, धीरे धीरे उसको और कमजोर होती चली गई। बेटा के आने के बाद थोड़ा सा उसका मन बहलने लग गया, और हम लोगों ने भी सोचा कि इसको कहीं आगे की पढ़ाई करवाते हैं ताकि इसका जो टेंशन है, इसकी जो तकलीफ है थोड़ी सी कम हो, और इसका डायरेक्शन, इसका जो दिमाग का जो है डायरेक्शन कहीं और दिशा में कर दिया जाए। हमने उसको पढ़ाया, 11th करवाया, फिर 12th पास आउट करवाया। और 12th पास आउट करवाने के बाद चूंकि जिसके अंदर एक स्वाभिमान होता है, वो अपने बदौलत कुछ करना चाहता है, उसके अंदर इच्छा थी, उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। और धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते उसको थोड़ी सी हैबिट हो गई, फिर उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपना जीवन यापन करना शुरू किया। जीवन यापन कर रही थी, संघर्ष चल रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे जब बच्चे बड़े होने लग गए तो खर्च भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन घुटने नहीं टेके, घुटने नहीं टेके, मेहनत करना शुरू किया। और वो बोलते हैं ना कि अगर आपके अंदर सपने हैं तो सपने को पूरा करने वाला ऊपर वाला जो है, सपने को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जरूर एक अवसर आपको देता है। और उस दौरान हम लोग दिल्ली में रह रहे थे तीनों भाई, और दिल्ली में रह करके अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे। और कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते समय मैं शेप्स ऑफ बिजनेस में भी ज्वाइन कर चुका था। जब बिहार के अंदर आया तो मैंने अपने सिस्टर को प्लान दिखाया, उसको समझाया, और मैंने पहली आईडी वहां पर शुरुआत की और बिजनेस शुरू किया। शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किल था। जब मैं बोलता था कि लिस्ट बनाओ, बोलती थी किसका बनाऊं, और मैं बैठ करके वो लिस्ट बनवाना, मुझे याद है बैठ करके लिस्ट बनवाना। मैंने बोला दीदी भरोसा रखो, ये 8,000 भी आएगा,
80,000 भी आएगा, 8 लाख भी आएगा और 50 लाख भी आएगा और 1 करोड़ भी आएगा, विश्वास करो। और उसने विश्वास किया, क्योंकि खून तो वही था। वो देखी कि अगर तीनों भाई मेरे कामयाब हैं और इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगी। और करना शुरू किया। धीरे 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 वक्त गुजरा, हमने साथ देना शुरू किया। फील्ड में हो या उसको मोटिवेट करना हो या कहीं भी कुछ भी हो, पूरी जान लगाई, ताकत लगाई। सिल्वर बनी, और सिल्वर बन के आई तो स्कूल के अंदर, जिस स्कूल में पढ़ाती थी, उसके प्रिंसिपल ने उसको डिमोटिवेट करना शुरू किया। चलिए सिल्वर तो हो गया, लेकिन मैडम जितना आसान आप समझती हैं उतना है नहीं, मुश्किल है। वो आकर के मुझे बोलती थी और मैं बोलता था कोई बात नहीं, मिल के करेंगे, डट के करेंगे, और जो लोग तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं उनका चैलेंज का भी जवाब देंगे, भरोसा रखो। सिल्वर से गोल्ड हुई, गोल्ड से पर्ल हो गई, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। जब पर्ल हो गई तो मैडम ने, स्कूल की प्रिंसिपल ने बोला कि आप अब लगता है कर जाइएगा, अब आप थकिएगा नहीं, क्योंकि आपका भाई का साथ है। उसने बोला भाई का साथ तो है, लेकिन मेरा भी साथ है। मैं भी कसम खा चुकी हूं कि मरते दम तक सेफ शॉप का दामन नहीं छोड़ूंगी। न दिन देखा न रात, मुझे मालूम है उसने हर जगह, उसको शुरुआती दिनों में उसने कंप्रोमाइजेस किए, चाहे ऑटो के लिए, रिक्शा के लिए उसने संघर्ष किया। पैदल कई लंबे 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर पैदल चल जाती थी, कुछ पैसे बच जाएंगे, वो दौर भी मैंने देखा है। और धीरे 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 आगे बढ़ती गई। टोपैज हुआ, एमरल्ड हुआ, और दोस्तों मुझे लग रहा था कि जो स्पीड चल रहा है 1-2 साल में डायमंड अचीव हो जाएगा। लेकिन अचानक एक इंसिडेंस होता है, अचानक एक घटना घटती है। वो तारीख मुझे आज भी याद है, 28 अप्रैल 2014 मेरा मैरिज एनिवर्सरी था। और उस दिन रात को एक एसोसिएट के गोल्ड प्रमोशन होना था, और उसके फॉलोअप से वो देर रात लौटी, रात को 11 बजे, और सेल लेकर के लौटी थी। जोश था, जुनून था, हम लोग साथ में खाना खाए, और उसने ब्लड पतला करने वाला एक दवाई होता है, वो मेडिसिन लेना भूल गई। और फिर सुबह जुनून इतना था कि फिर सुबह मॉर्निंग में 7 बजे वो फॉलोअप करने के लिए निकल गई। शरीर में जान नहीं था, लेकिन जुनून में कमी नहीं थी। शरीर में जान नहीं था, लेकिन जुनून में कमी नहीं थी। वो निकल गई। कमजोर शरीर से जरूर थी, लेकिन अंदर से कमजोर नहीं थी, अंदर से मजबूत थी। उस दिन फॉलोअप करके के लिए निकली, और अचानक एक हादसा हुआ। उसका ब्रेन स्ट्रोक आया, ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ, पैरालाइज्ड हो गई, और लगातार हमने मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब वहाँ मुझे रिस्पांस ठीक नहीं मिला, मैंने पारस हॉस्पिटल में एडमिट किया। ब्रेन के कई बार सर्जरी हुए, ब्रेन के बाद हार्ट की सर्जरी हुई, लाखों लाख रुपए लगाया हमने, जान बच गई। जब सर्जरी होके निकली तो जो लेडी कभी पटना के अंदर, जब एमरल्ड का प्रमोशन हुआ था और सर्जरी से और बीमारी से जब बाहर निकली तो रूबी हो चुकी थी। और कुछ महीनों के बाद पटना के अंदर 25 जनवरी 2017 वक्त बदला, तारीख बदली, और उस दिन सुधा पांडे का डायमंड सिप अचीव हुआ। शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था, परीक्षा लेना था, लिया। मानसिक स्थिति ठीक थी। जब हॉस्पिटल से निकली थी तो मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं मानसिक संतुलन ना बिगड़ जाए, लेकिन ऊपर वाले ने इतना जरूर आशीर्वाद बनाए रखा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी, सबको पहचान रही थी, और बोली कि मैं ऐसे कैसे मरूंगी। बिना डायमंड के सुधा पांडे मर नहीं सकती, डायमंड बने। और वो सुधा पांडे जो डायमंड बनी, उस दौरान जो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस थे, आज जब वो आएगी तो 5-7 मिनट की शेयरिंग आपसे जरूर करेगी। आज वो सुधा पांडे आज डबल डायमंड है। 4 लाइनें उनके लिए पेश करता हूं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा,
खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ऐ नादा। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के ब्रांड न्यू डबल डायमंड मिसेज सुधा पांडे। मैं सुधा पांडे से सब आने से पहले चंद हज़ार रुपये के लिए पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। मुझसे ज़िंदगी कट नहीं रही, ज़िंदगी को जबरन काट रही थी। सुधा पांडे
कभी ऑटो रिक्शा के नहीं उठा पाती थी। सुधा पांडे को फेस्टिवल बोझ लगता था, उमंग नहीं। और सुधा पांडे ससुर जी के बनाए हुए एक घर के छोटे से कमरे में अपनी ज़िंदगी काट रही थी। आज मैं उस परम पिता परमात्मा को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ कि जिन्होंने ठीक सही सब वक्त पर मुझे अपने भाई संजय जी के द्वारा सिर्फ बिजनेस प्लान देखने को मौका मिला। बिजनेस समझ में आई। बिजनेस करना शुरू का रास्ता आसान नहीं रहा, लेकिन मेरे अपलाइन मेरे भाई संजय जी ने मुझे हर कठिनाइयों से निकाला और मैं काम करते गई। कुछ दिनों में कंपनी का पहला लेवल प्राप्त कर अचीव की। उसका टीम धीरे धीरे बढ़ते गया, टीम के साथ लेवल भी बढ़ते गया। कभी चंद हज़ार रुपये के लिए स्कूल में पढ़ाती थी और महीने 1 से 1.25 लाख रुपये कमाने लग गई। जो सुधा पांडे कभी ऑटो रिक्शा एक्सपेंस नहीं उठा पाती थी, वो अब 4.5 लाख का टॉप इंडिया का फिर कार मेंटेन करने लग गई। जो सुधा पांडे ससुर जी बनाए हुए घर में जिंदगी काट रही थी, वो अब उस घर के सामने 2 मंजिला मकान बना ली। जिंदगी अब खूबसूरत लगने लगा। तो फिर ईश्वर ने मेरी परीक्षा ली। 29 अप्रैल 2014 को मेरा ब्रेन स्ट्रोक आया, मेरा बॉडी का लेफ्ट पार्ट पैरालाइज हो गया। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसलिए खड़ी हूँ तब तक मैं सिर्फ सबके दामन थाम चुकी थी। 2 बार ब्रेन का सर्जरी, 1 बार हार्ट का सर्जरी करा हुआ। जब हॉस्पिटल से बाहर आई तब तो रूबी हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरा टीम बढ़ते गया। कुछ दिनों बाद मेरा टीम 10,000 को क्रॉस कर गया। और एक कारोबार यही नहीं रुका। 25 जनवरी 2017 को इसी पटना के सिनेमा हॉल मेरा डायमंड शिप हुआ था और आज 2 साल बाद आपके सामने डबल डायमंड ग्रुप में खड़ी हूँ। आज महीने का इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए आता है। जो सुधा पांडे कभी ऑटो और रिक्शा के एक्सपीरियंस के लिए सोचा करती थी, आज फ्लाइट से ट्रेवल करती हूँ। सुधा पांडे कभी घूमने जाना होता था तो समर और विंटर वेकेशन का वेट करना होता था, लेकिन आज जब जहाँ मन किया वहाँ से घूम आती हूँ। अगर आज ये सब हुआ तो इसमें बहुत बड़ा योगदान ये इंडिया सिस्टम और फाउंडर हर्ष विलास और दीपक विलास सर का है। मैं तहे दिल से उन दोनों को धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। और मैं अपने अपलायंस सुनील मान सर और तीनों भाइयों को धन्यवाद प्रकट करती हूँ। संजय सर, सुबोध सर, सुधीर सर को, और साथ में उन जुझारू टीम का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ, जिनके मेहनत की वजह से आज डबल डायमंड हुआ है। आज अब मैं डबल डायमंड सिर्फ टीम को डेडिकेट करना चाहती हूँ। यदि मैं इवॉल्व इंडिया और सेफ सॉफ्ट के लिए एक लाइन को डिस्क्राइब करूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि तेरे दर के आने से पहले मैं कुछ और थी, तेरे दली के छूते ही कुछ और हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।